अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तालीम पर। तालीम पर बात होती ज़रूर है, लेकिन जो तरीक़ाकार है तालीम पे बात का या तालीमी मसाइल पर काबू पाने का या क़वानीन के अतलाक़ का, वो हम देखते हैं कि बड़ा कमज़ोर सा है। हर आने वाली हुकूमत बिल्कुल बड़ी तनदही से लगता है कि अब काम करेगी तालीम के फ़रोग़ पर। तालीम के जो शोबे में जिस तरह से तनज़्ज़ुली है, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब जब अपनी इंतख़ाबी मुहिम चला रहे थे तो बारहा इस मसले का ज़िक्र वो करते रहे कि बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो करोड़ों में जाती है वो स्कूल जाने से महरूम है। लेकिन होता यही है कि हुकूमतें जब आ जाती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं तो तालीम कहीं पीछे चली जाती है। नए सेटअप में भी हमने ये देखा है कि जिस तरह से सरकारी स्कूल थे अभी भी वैसे ही हैं, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस का जाल पूरे मुल्क में था और जिस तरह से वो तलबा व तलबात के हवाले से जब फ़ीस लेने की बात होती है तो उन पर बहुत बड़े बड़े पैसों का बोझ डाला जाता है। वो तरीक़ा पहले भी था, आज भी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में ये मामलात ज़ेर अल्तवा हैं, ज़ेर समात हैं। डायरेक्शंस आ चुकी हैं, आती रहती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही ये कहा था कि जो फ़ीसों को कम करने की बात आ रही थी, जो खामखा के इजाफे देखने में आ रहे थे, उस पर स्कूल इंतज़ामिया, सिर्फ़ एक स्कूल की बात नहीं है, बहुत सारे स्कूलों ने रेजिस्टेंस का इजहार किया। चीफ़ जस्टिस साहब ने उनकी सरजनिश भी की, फिर एक दफ़ा वजाहत की कि इन बातों का इतलाक़ पूरे पाकिस्तान में होगा, ये किसी एक या 2 स्कूल या कॉलेज का इशू नहीं है। लेकिन ताहाल हम यही देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी पुअर है। चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब तफसीली फ़ैसला आ जाएगा समाअत मुकम्मल होने के बाद, तो फिर वो एक इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड भी बनाएंगे ताकि ये देखा जा सके कि सुप्रीम कोर्ट के क़वानीन को कहाँ कहाँ वायलेट किया जा रहा है और लैतो लाल से जो काम लिया जा रहा है उसकी क्या वजूहात हैं। बहरहाल थोड़ा सा एक अमूमी जायज़ा आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। कहा जाता है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के निज़ाम हैं जो चल रहे हैं तालीम के शोबे में, अगर उनको हम तक़सीम करें, लेकिन असलियत और हकीकत यह है कि 2 नहीं, लातादाद ऐसे तरीक़े पे काम हो रहा है और ऐसे निज़ाम चल रहे हैं कि जो खातिर खा नताइज नहीं दे पा रहे। अशराफिया या एलीट क्लास का अपना एक आला मयार है स्कूलों का और कॉलेजों का। वहाँ पर ज़ेर तालीम बच्चे पाकिस्तानी कुतुब का ना तो उनको ज़रूरत पड़ती है मुताला करने की, ना उनको उस निसाब का पाबंद किया जाता है जो पूरे मुल्क में दीगर सिस्टम्स में राइज है। निसाब का मसला तो है ही, लेकिन उन स्कूलों का फ़ीस स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि मैं और आप तो शायद अफोर्ड कर ही नहीं पाए। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि दरमियाने और छोटे दर्जे के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी उनकी तादाद है, बहुतात है। उनमें तालीम का क्या मयार है, उनमें काम करने वाला अमला ख़ुद अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, उसके अपने इस्तेदाद के हवाले से देखा जाए तो भी मसाइल नज़र आते हैं और फिर माली मसाइल का शिकार भी नज़र आते हैं वो लोग जो इस किस्म की जो एजुकेशन दी जा रही है उसका हिस्सा हैं। फिर रिवायती तौर पर हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें ख़ुद सरकार भी है, बलदियाती इदारे भी हैं, दीगर और इदारे भी हैं, उनके अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छी कारकर्दगी हमें नज़र किसी भी जानिब से नज़र नहीं आती, ना तो तलबा तालिबात की जानिब से, ना टीचर्स की जानिब से और ना ही सरकार की तो कोई तवज्जो किसी भी जानिब इन स्कूलों में और कॉलेजों में इसलिए नज़र आती है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शोबा है और बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन की भी ख़बरें आती रहती हैं। करप्शन के अलावा नाअहली भी है, अक़रबा परवरी भी है, बहुत सारे दीगर और मसाइल। इसके अलावा दीनी मदारिस का भी अपना पूरा एक निज़ाम है जो इस मुल्क में चल रहा है।
दीनी मदारिस के हवाले से भी बड़ी ख़बरें आती रही हैं। ख़ास तौर पर जो नेशनल एक्शन प्लान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन, उनके निसाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना, इसके अलावा वहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं उनकी जो एक बहुत बड़ी तादाद है, उन बच्चों की और उन बच्चियों की जो अपने घर के हालात होते हैं, ज़ाहिर है वो ऐसे नहीं हैं कि वो किसी बेहतर निज़ाम तालीम का हिस्सा बन पाएँ। तो ये सारे मामलात हैं। फिर हमने देखा है कि जब भी निसाब की तब्दीली की बात हो मदारिस के हवाले से या उनको किसी गवर्नमेंट के ख़ास कंट्रोल में लाने की बात हो तो बड़ी शिद्दत से मुखालफत भी सामने आती है। तो पाकिस्तान में मुरवजा निज़ाम तालीम का हमें बहुत सारे हिस्सों में बटा नज़र आता है और हम बिल्कुल इस बात से ना कतराते हुए ये बात कर सकते हैं कि जनाब किसी भी निज़ाम में ये जो हिस्से बखरे हैं तालीमी निज़ाम के, किसी भी जगह पर तसल्ली बख्श नताइज नहीं देखे जा रहे। ये सारे मामलात आपके सामने हैं और हम आज की जो नशिस्त होगी उसमें चाहेंगे कि इन सारी बातों के हवाले से आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें। जब हमारे मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे जब हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है इन सारी बातों पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अगर थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो इस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान में 70,000 से लेकर 90,000 तक ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस काम कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं और इन तालीमी इदारों में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं। ये तादाद जो है वो पाकिस्तान के मजमूई जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका 1/3 है। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स की तादाद और उनमें ज़ेर तालीम तलबा के मुतालिक तो आदाद व शुमार दस्तयाब हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, समर वेकेशन फ़ी, समर कैंप फ़ी, इवेंट फ़ी, सरचार्ज, यूनिफॉर्म सर्विसेज, टैक्स और दीगर सहूलतों के नाम पर जो रकम बटोरी जाती है उसका कोई डेटा या कोई हिसाब किताब आपको कंपाइल्ड या फॉर्मल तरीके से नहीं मिलता। किसी भी स्कूल की वेबसाइट पर जाइए तो उनकी जो माहाना आमदनी है या सालाना आमदनी है उसके हवाले से शाज़ व नादिर ही होगा कि आपको हक़ाइक़ या नंबर्स मिलें। पाकिस्तान में अगर हम जो प्राइवेट स्कूल्स कायम हैं उनसे उनके हवाले से बात करें तो टैक्सेस से उनको इस्तिस्ना हासिल है, सरचार्जेस भी उन पर लागू नहीं होते। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ वो कायम हैं माँ सिवाय उन रिहायशी घरों के जहाँ पर उन्होंने अपना ये निज़ाम रखा हुआ है और उन रिहायशी घरों को भी किसी न किसी तरह से जो वेलफेयर प्लॉट्स हैं उसकी कैटेगरी में शामिल करवा लिया जाता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि उन पर तो माली बोझ नहीं पड़ता, लेकिन जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे ज़रूर पैसे लिए जाते हैं। कराची में अगर बात करें छोटे बड़े प्राइवेट स्कूलों की तो कम से कम जो फ़ी देखते हैं हम वो 500 रुपये माहाना से लेकर 3,000 रुपये माहाना तक है और ये हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं, वरना यहाँ पर ऐसे बेशुमार प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं कि जहाँ पर 11,000 से लेके 30,000, 40,000 रुपये तक की माहाना फ़ी भी चार्ज की जाती है। अच्छा जनाब, तो ये जो बात हम कर रहे थे इन स्कूलों में जो मिड लेवल के स्कूल्स हैं इनमें बड़ी तादाद ऐसी मिलेगी असातिज़ा की कि जो सिर्फ मैट्रिकुलेट होंगे, बहुत हुआ तो ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स लेवल पर या एजुकेशन की जो मखसूस तालीम होती है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, बड़ी कम मिसालें होंगी कि आपको इस तरह के क्वालिफाइड टीचर्स इन स्कूलों में का अपनी तदरीस का काम करते नज़र आए। क्या वजह है? वजह यही है कि चूँकि ये स्कूल ना तो इमारत उनकी इतनी वसी होती है, ना उनके पास इतने बच्चे पढ़ते हैं, ना उनके पास दीगर सहूलियात होती हैं कि वो अपने असातिज़ा को एक बेहतर फ़ी जो उनका सैलरी स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सकें। बहुत सारे इशूज़ हैं नाज़रीन तालीम के शोबे में और कैसे इन पे काबू पाया जा सकेगा ये आज हमारा मौजू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर हैं और हमारे मेहमान जनाब मुख्तार आलम साहब आज की गुफ्तगू में हमारा साथ देंगे। मुख्तार आलम साहब ने एक अरसे तक एजुकेशन और हेल्थ के इश्यूज़ पे काम किया है और अभी भी इसी फील्ड में, इन्हीं दोनों फील्ड्स में और इसके अलावा भी दीगर और सोशल इश्यूज़ पे काम करते पाए जाते हैं, बड़ा मुतहर्रिक हैं। मुख्तार आलम साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सवाल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, ये जो अभी ओवरऑल सिचुएशन हम देख रहे हैं स्कूलों की, कॉलेजों की, बड़े बड़े दावे होते हैं। अभी इब्तदाई में मैंने जो बात की कि हर नई आने वाली हुकूमत बड़ी तेज़ी से लगता है कि अब शायद काम करना शुरू करेगी। अच्छा, अभी जो एक टास्क फोर्स शफकत महमूद साहब की सरबराही में बनाई गई है, उसने कुछ करिकुलम के हवाले से भी बात की थी, गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले की बात आ रही है। ये सब कुछ होता नज़र तो आता है, लेकिन तरजीहात में तब्दीली नज़र नहीं आती। क्या फरमाएंगे? हाँ, सही कहा आपने कि तरजीह मामला सारे जो हैं तरजीहात के ही हैं हमारे पास। हमारी जो तारीख़ है, कौमी तारीख़ है पाकिस्तान की, सिंस इंसेप्शन आई थिंक कितनी कमीशन एजुकेशन के बने, कानून साजी हुई डिफरेंट पॉलिसीज़ भी हैं, मगर सो फार हम शायद वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। या इन द सिंपल अगर हम कहें कि कोई एक हमारी अब तक डायरेक्शन नहीं है। किसी वक्त हम लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम हो जाता है हमारे पास कि उर्दू मीडियम देन इंग्लिश मीडियम, और ये एक लेके दो पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। और सिंस गवर्नमेंट 3 हो गए ना, क्योंकि सिंध में तो सिंधी मीडियम भी चल रहा है बिल्कुल। और रीजनल लैंग्वेज के तौर पे तो है, वो तो करना ही पड़ेगा। एकोमोडेट नहीं, बट इट्स मस्ट, बिकॉज इफ यू आर लिविंग इन सिंध यू शुड हैव समथिंग अबाउट सिंधी लैंग्वेज एज वेल। और अब हमारे पास एक बहुत पहले, शायद मैं बात करूं, अब सिंधी पे आप लैंग्वेज पे आई, तो पहले हमारे पास जो अवेलेबल टूल्स थे, तो उसमें मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल जो ज़्यादातर थे वो शायद इसको कैटर नहीं कर रहे होते थे। 8वीं तक तो हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं रगड़ा लगा के, 9, 10 देन ब्लैंक प्राइवेट स्कूल में। तो एक ओवर बर्डन थे वो, उन पे खामखा का बोझ। या तो आपने पढ़ाना है तो जब आप उसको मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे और क्लास 9, 10 बोर्ड के एग्जाम में अगर आप उसे ना रखें तो एक बच्चों के साथ भी खामखा की ज्यादती, और फिर वो सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। पॉलिसीज़ के हवाले से देखें, हमारे पास अब असल में देखें डिलीवर जो करना है पब्लिक सेक्टर्स ने करना है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने करना है, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने ही करना है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक प्रॉब्लम रही हमारे पास कि शायद कुछ लोग तो कहते हैं, बड़ा अब्रप्टली कहते हैं कि यार नेशनलाइजेशन के बाद चीज़ों पर जो है बड़ा एजुकेशन सेक्टर हमारा बड़ा मुतासर हुआ, और उसकी वजूहात में ठीक है नेशनलाइज हो गई चीज़ें। उससे पहले एक प्रायर टू दैट एक कंपटीशन का सेंस था। और जो हमारे पास जो लॉट आए थे आफ्टर पाकिस्तान बनने के बाद, काम पाकिस्तान के बाद, तो उसमें देवर एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस लोग थे, डेडिकेशन थी एक। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फिर ये प्राइवेट नेशनलाइज हो गई चीज़ें, तो एक कंपटीशन का सेंस भी चला गया। उस ज़माने में आप देखें जो पुराने हैं कम्युनिटी बेस्ड और दूसरे वो स्कूल कर रहे होते थे, और एक गवर्नमेंट सेक्टर पे भी जो लोग आए तो उन्होंने कहा कि यार एक डेडिकेशन के साथ काम करना, और हमने नया मुल्क है और ये चीज़ें चलानी है, मुल्क को एक सही नहज पे डालना है। बट नेशनलाइजेशन के बाद जैसे के प्रॉब्लम हुई, कंपटीशन खत्म हो गया। अच्छा, विद पैसे जो लोग आए थे अब वो फेज आउट भी तो होना, उन्होंने एक नेचुरल एक प्रोसेस है रिटायरमेंट का और ये सारी चीज़ें, तो वो भी हुई। बट जो इन्फ्लक्स हुआ हमारे पास पब्लिक सेक्टर में, जो कि कंपटीशन है नहीं, प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट थोड़े दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए, चंद सालों के लिए एक इसको रुकावट थी, इस पर रोक दिया। अब सिर्फ जो कुछ करना है गवर्नमेंट सेक्टर ने करना। ठीक है। तो अब हमारे अपॉइंटमेंट जो है दैट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जब लोग होंगे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो उन्होंने तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को सर्व करना है, अपने लोगों को सर्व करना है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात, आई मीन अपॉइंटमेंट्स की बात करें। अच्छा, सरकार ने एक काम तो अच्छा किया कि स्टैंडर्डाइजेशन कर दी हर ग्रेड के साथ, यानी लेवल के साथ। पता है कि जी इतना कम से कम तालीमी मयार होगा तो किसी टीचर का सिलेक्शन होगा। यानी अगर मैट्रिक का
स्कूल मैट्रिक तक स्कूल है तो जाहिर है कि इंटरमीडिएट एंड अबव टीचर ही आ सकता है, पीएचडी वगैरह, और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन उस हद तक तो हम देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस डिग्री या सर्टिफिकेशन तो होगी लेकिन मयार जीरो। यस, बंद कॉम्पिटेंस नहीं आ रही लोगों मयार में कि वो zero। डिलीवर कर सकें अपने स्टूडेंट्स पे, उनको इम्प्रेस कर सकें या उन पे उनका एक ग्रिप हो उनकी। अगर बात यही है कि चूंकि आप पढ़ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्रीज हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे अमूमन बच्चे मैक्सिमम 70% ऑफ द स्टूडेंट, उन्होंने क्या करना है भाई, जॉब पकड़नी है, कहीं ना कहीं करनी है, तो वो उस पर्पस के लिए करते हैं। बट एक टारगेट हम यूं नहीं दे पाए कि हमने करना क्या है हमारी। अब ठीक है, आप एक ज़माने में आप देखें रिसेंटली पॉलिसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बिजनेस और मार्केटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयार करना शुरू किया। बट नाउ क्या हो रहा, दे आर एज वेल एज एक बीकॉम जो पास लड़का है उसके बराबर ही उनकी स्टेटस है, बैंक सब उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक MBA BBA। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन तो है ना उन्होंने। एक इससे पहले थोड़ी सी हम कंप्यूटर लिटरेसी पे बात होती रही, IT रिलेटेड बात, तो वी नीड के एक कैलकुलेशन हमारी होनी चाहिए, उसमें एस्टिमेशंस होनी चाहिए, और बेसिंग ऑन दैट आपने एक तय करना है कि हमने किधर कहाँ पे किस ट्रैक पे कितने लोगों को डालना है, एंड ऑफ द डे हमें क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो ये प्रॉब्लम है हमारे अच्छा, पास। अब बताइए, वही कह रहे हैं कि तब्दीली सरकार है, बड़ा विजन है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, चाहते हैं तब्दीली लाएं, लेकिन अब फिर वही डिबेट कि उर्दू में तालीम होगी, अंग्रेजी में तालीम होगी, इस मसले से कब जान छूटेगी। इसके अलावा यकसा निसाब की बात की जा रही है। यकसा निसाब पे पहले भी बड़ी, आपने खुद कहा कमीशन आए, बहुत काम हो चुका, रीइन्वेंटिंग द व्हील से काम बनेगा नहीं। किताबों में तो बहुत सारी चीजें हमारे रखी हुई है, की हुई, अगर आप उसे केयर करें ना, जब कानून साजी भी हुई, अब इवन स्कूल वर्सेस स्कूल है, एक कॉम्पिटिशन है हमारा, पब्लिक सेक्टर स्कूल वो रिलैक्स हो गया। हमारी जो अथॉरिटीज उन्होंने कहा कि अब जो कुछ करना है प्राइवेट सेक्टर नहीं करना, ये कैटर कर रहे हैं, और हमारा जो बच्चा है वो यहाँ पे जा रहा है। अब एक फिगर थी 90s की, मैं काम कर रहा था, तो उस वक्त कराची की बात करें अगर, तो उस वक्त 3000 कोई प्राइवेट स्कूल्स थे, ठीक है, लेट 90s की बात है, और उनके इनरोलमेंट थी कोई 5.5 लाख के करीब। अच्छा। एंड देन उसके मुकाबले में हमारे पास कोई 2800 थे सरकारी स्कूल। अच्छा। राइट अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे इनरोलमेंट थी 6,31,000 के करीब। देन फिर अगर एक प्रॉब्लम हमारे पास ये भी है कि डाटा जो है हमारे पास, किसी चीज़ किसी शोबे में चले जाए आप, हेल्थ में, एजुकेशन में, लेबर में, एग्रीकल्चर में, कोई डाटा है ही नहीं। हम एक एस्टिमेशन पे एक आइडिया कर लिया यार 7 to 10% एवरी ईयर, बस दिखाते रहो बढ़ोतरी हो रही है हमारी, बात ठीक है ना। अब इस पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक और दूसरे एशिया बैंक और इन लोगों का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे एक प्रेशर था कि यार डाटा, तो वो गए फिर डाटा पे एक सिंध एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा, दैट सॉर्ट ऑफ एक ईयरली स्कूल सेंसस के हवाले से। मगर वो जो काम कर रहे थे उसमें भी एक मतलब ओवरऑल हमें पिक्चर अब तक आप नहीं मिल सकते पूरे मुल्क में कि लिटरेसी रेट या कितने बच्चे हमारे जो डिजर्विंग हैं पॉपुलेशन प्राइमरी स्कूल के लिए, और उसमें से कितने स्कूल जा रहे हैं, आप एक कंसोलिडेटेड फिगर दें तो नहीं मिल सकती। अच्छा, गवर्नमेंट के पास जो डाटा है दे आर ऑल रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर स्कूल्स। अच्छा, वो जो कहते हैं कि जी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो ये भी बस ऐसी फिक्टिशियस फिगर है। आई थिंक ये इसमें वक्त है, बिकॉज आप कहते हो आपके पास तो डाटा है कि भाई क्लास 1 में हमारे पास इतने स्कूल्स हैं और इतने बच्चे आए, बट व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर तो राइट फ्रॉम एलिमेंट्री और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और ये सब कर रहा है, तो वहाँ भी बच्चे जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक पिक्चर नहीं मिल रही। और सेंसस हो रहे, अब सेंसस भी आप देखें 6300 कराची में इस वक्त आई थिंक प्राइवेट स्कूल है, ये एक रिलायबल डाटा है जो रजिस्टर्ड कह सकते हैं आप। 6300 उसके मुकाबले में हमारे पास जो फिगर वहाँ थी 90s लेट 90s में 28,000 की, वो जस्ट 28,057 है। और ये भी एक सेंसस जो सेमिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये 2016 अक्टूबर तक की ये फिगर है। ठीक है, देन 2 साल से अभी कोई सेंसस नहीं है, नो वेयर सेंसस एजुकेशन पे कोई सेंसस। अब एट द मोमेंट दिस से कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक कंबाइंड कर रहे हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को, तो वी होप कि एक अच्छा डाटा शायद आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं मुख्तार साहब, वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मुख्तार आलम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, और जो हमने एक अमूमी जायज़ा आपके सामने रखा कि एक तो डेटा आपके पास रिलायबल नहीं है, बहुत ज़्यादा
कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, ये मसला तो अपनी जगह पर है। लेकिन मुख्तार साहब, अभी ज़ाहिर एक सिटिंग में इतने इश्यूज हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम वी कांट डू दैट। हम जो इस वक्त बर्निंग इशू है ना उस पर आते हैं। प्लीज। मयार को छोड़िए, तादाद को छोड़िए, वालिदैन की जेबों पर जो बोझ पड़ा हुआ है और वो उससे परेशान हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद स्कूल्स अभी तक रिलक्टेंट हैं। थोड़ा सा स्कूलों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइएगा कि क्यों, क्या रिलक्टेंस है, वो क्यों नहीं इतलाक हो पा रहा इन चीज़ों का, जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक बेसिक प्रॉब्लम है कि स्कूल दे आर डूइंग बिजनेस सिंपल, बहुत ही मैथमेटिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, काम तो है फायदे के लिए ही किया है उन्होंने, जाहिर सी बात, खसारे का सामान कोई नहीं करता। सही बात। और इन्वेस्टमेंट भी है इनकी, बट एक उसको आप कहें कि एक प्रॉपर वे में, जैसे और कारोबार आप कर रहे होते हैं तो आपने और तकाजे हैं वो पूरे करने होते हैं, विद इन दैट आप फिर चल रहे होते हैं तो अच्छा भी लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो आपके रेगुलेटर हैं उनकी भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास जिस तरह मैंने बताया आपको फिगर दी कि मशरूम ग्रोथ हुई प्राइवेट सेक्टर्स में, 3000 की फिगर थी और तकरीबन वो अभी ऑलमोस्ट डबल हो गए, 6300 सिर्फ कराची में। पूरे सिंध में आई थिंक बहुत है, 16000 से ऊपर स्कूल है, बल्कि 20 अबव 20 जैसे। रेगुलेशंस होती रही हमारे पास, मगर जो रेगुलेटर्स थे हमारे, असल में अगर आप कहें कि टूथलेस रहे वो, और फॉर रीजन फाइनेंसिंग है नहीं, आपने एक सेटअप बना दिए, कानून बना दिए, ये बॉडी होगी प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल, रजिस्ट्रेशन का ये तरीकाकार होगा, वो कर नहीं पाए, मॉनिटरिंग उनकी हो नहीं रही है। अब आई थिंक लेटली अगर आप कहें पूरे सिंध में उन्होंने 6 रीजन बनाए हैं प्राइवेट स्कूल्स को मॉनिटर करने के लिए, राइट फ्रॉम क्लास 1 टू मैट्रिक एंड देन कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी तक। ठीक है, 6। अब वो दे हैव गॉट, अब तक बड़ी मुश्किल से अब कोई तादाद उनकी पूरी जो एम्प्लॉयमेंट है पूरी सिंध के लिए 120 अफराद हैं, इसमें राइट फ्रॉम कासिद से लेके आप बिल्कुल डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, ये सारी चीज़ें। तो अब आप डिवाइड कर लें कि कितने, एक आदमी पे अगर ले भी ऑनेस्टली तो कितना करेगा वो काम। और फिर रेगुलेशंस पे यूनिट के हमने एक एवरीडे एक इंस्पेक्शन का एक सिस्टम होता है, पर्पस तो यही होता है कि आप जाके विजिट कर रहे होते हैं, बच्चों को फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट कह ले आप नहीं है। और बहुत कुछ जब कोई चीज़ बन जाती है तो फिर देर रश के यार ये करना वो करना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। फीसों के हवाले से भी कंप्लायंस, टेक्निकली स्पीकिंग के जो तरीक़ेकार शायद हमारे पास जो लॉ अवेलेबल है, जो एक्ट है लेटेस्ट, और उसके तहत जो उन्होंने रूल्स वगैरह बनाए, तो उसमें प्राइवेट स्कूल्स को शायद एवरी 3rd ईयर उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप रिन्यूअल के लिए आएंगे हमारे पास, देन ऑडिट रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे। फी स्ट्रक्चर की इन्हांसमेंट की भी अप्रूवल वहीं से होती है, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आप एवरी ईयर बढ़ाते चले जाए, नहीं है, तो उसके लिए अप्रूवल के लिए आना पड़ेगा और जस्टिफिकेशन आपने देनी है। अब स्कूल चूँकि बहुत पहले आपने जैसे बताया कि मिशनरी स्कूल्स वगैरह हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी के जो स्कूल्स हैं, वेलफेयर के ट्रस्ट्स हैं, बड़ा है। मगर नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि प्रोसेस इतना महंगा हो गया है कि अब वो अगर कम्युनिटी स्कूल्स को भी आप लें तो किसी खास कम्युनिटी के लिए तो सर्व कर रहा, बट जो अदर लोग आ रहे हैं दूसरी तो ट्रांसफर ऑफ लोड, जो फी स्ट्रक्चर है उनकी रिकवरी वहाँ उन बच्चों से हो रही होती है, वो ऑफलोड उनकी कम्युनिटी से इतना नहीं कर पाती, अव्वल तो स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे उनको इतने, तो इसलिए उन्होंने एक तो बिजनेस हो गए, सिंपल बिजनेस हो गए, उन्होंने इधर से नहीं उधर से करना। एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी के सीड मनी एजुकेशन सेक्टर में कि आपने एक अदारा बनाना है तो आप कोई तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी, तो इस पर भी हमारी तवज्जो नहीं रही। क्लास 1 से एक शुरू कर दी, मॉन्टेसरी से शुरू कर दिया, अब ग्रो और एवरी ईयर वही बच्चे क्लास 1 से 2 में आए, 2 से 3 में आए, भाई आप उसी तरह क्लासरूम भी बनाते गए आप उसी घर में, उसी घर में जहाँ एक पड़ाव डाल दिया आपने और वहाँ तो शुरू कर दिया। सही बात है। और तो ये पैथेटिक है, रेगुलेशन का प्रॉब्लम है, लॉ जो है उसमें लॉ इज वेग, हमारा बिजनेस वो कहते हैं कि आप आए, दे नीड के एक प्रीमिसेस होना चाहिए आपके पास, देन लाइब्रेरी इक्विपमेंट्स ये वो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन कोई नहीं है। यू नीड, आप लिखते हैं कि प्लेग्राउंड होना चाहिए आपके साथ, प्लेग्राउंड की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्या एरिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं।
और इसका प्रॉब्लम मैंने बड़ा, अगर आप अलाउ कर, आई डोंट नो हाउ डू यू फील, बट हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे, सिंपल एजुकेशन में राइट अप टू एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ये मोस्टली ये जो लोग होते हैं हमारे टीचिंग कैडर के ही लोग आगे चल के आते हैं। सेक्रेटरी वगैरह चलो वो एक ग्रुप से आते हैं बाकायदा। और फिर देखें एक अलमिया ये भी हमारे पास के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बाद में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। हर सेक्टर में आप देखिएगा, हेल्थ में इधर उधर वो कर रहे होते हैं, वो फॉरेनर्स को, हमारे जो डोनर एजेंसीज है उनको एकोमोडेट कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसी टो कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर रिटायरमेंट आप बहुत सर्वे कर लें, मोस्टली उनमें से वही पाए जाते हैं। उनको कोई वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हो गया है, कोई एशियन बैंक की होगी, तो उनके एक अपने टारगेट्स हैं। पॉपुलेशन से उनको कोई गर्ज नहीं है कि ये कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, तो उनकी रेगुलेशन कम रही। अब जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ एक ये भी प्रॉब्लम कि अपने तौर पे जो अगर वो बाई बुक भी चलते हैं तो उनके पास काम करने की गुंजाइश बहुत कम है। एक तो मैन पावर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स हैं, मोबिल आपकी जो क्या कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। अब आपने कराची शहर में ही जाना है, अगर आप बंस रोड पे आपका दफ्तर है और यहाँ से आप जाएंगे एवरी डे, तो उसके लिए यू नीड मीन्स, अव्वल तो लोग चाहिए, तो नहीं है वो। जब ज़रूरत होती है तो वो चले जाते हैं। और ज़रूरतों में एक प्रॉब्लम, अब चूँकि एडमिशन सीज़न जनवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, ये फीसों का भी मसला इसी महीने में आ जाता है, इन्हीं महीनों में आता है, और दाखिलों का भी यही महीने होते। और हमारे सेक्रेटरी ने भी दाखिले करवाने अपने बच्चों के, हमारे वज़ीर आला ने भी कराने अपने नवासों के, नवासियों के, पोतों के, पोतियों के, फिर हम जैसे जर्नलिस्टों के भी कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं एकोमोडेट, तो उन्होंने तो करना है। तो अब एक हाथ से वो जाकर अगर वो नोटिस देता है कि आप ये वायलेट कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से यहाँ अपनी दरख्वास्त गड्डी रखता है तो फिर उस अफसर की कांट डू ना डिलीवर। तो इसलिए जो हमारे बॉसेज हैं एजुकेशन सेक्टर में, उन्होंने भी इसको बड़ा लाइटली लिया, वो करके ये मैनेजेबल है, कोई बात ही नहीं, वो आएंगे हम 2 दाखिले दे देंगे उनको, इस तरह से वो खामोश हो जाएंगे। अदरवाइज वायलेशन तो है, एवरीडे वायलेशन है, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ उम्मीद है, पेरेंट्स कुछ तसल्ली रखें या ये मामला लटका ही रहेगा? ओके, आप शायद जो लेटेस्ट कोर्ट डिसीजन से जो उनको रिलीफ मिलना है या मिल चुका है उस पर आप बात कर रही हैं। हाँ। तो आई थिंक इसमें भी जो रूल्स हैं या जो लॉ है उनको, अब मैं कम से कम सिंध की हद तक तो जो समझता हूँ, मेरी स्टडी रही है, तो उन्हें अब चले एक डिसीजन आ गया, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी तो वो कर देंगे कि फॉलोइंग द डायरेक्टिव और जजमेंट और ये वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमने ये करना, आपने ये कर लें आप, और उस पर हो रहा है कुछ काम भी, कंप्लायंस भी मिल रहे हैं, जो फी रिडक्शन की और ये कुछ स्कूलों से, मगर अभी बहुत ज़्यादा इसको इन्फोर्स नहीं कर पाए। मगर दे हैव प्लान कि अब वो इसकी इन्फोर्समेंट पे जा रहे हैं, मगर कहाँ जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एहकामात के लिए जा रहे हैं, अपने लॉज की। तो फॉर दैट आपने एक यूनिफॉर्म एवरी ईयर आपको चाहिए। तो अब शायद उनको टेक्निकली आई थिंक कि उनको अपनी जो एक्ट है या जो रिलेवेंट लेजिस्लेशन की हुई है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल ठीक है। एड हॉक तो एक रिलीफ दे दिया उन्होंने, मगर आपने उसको अगर करना है मुस्तकिल बुनियादों पे, तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए होंगे। बिल्कुल चाहिए होंगे, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, टाइम आपने निकाला और हमने जो अंदर के मसले हैं जो आम लोगों के सामने आ नहीं पाते उस पर थोड़ी सी बातचीत की, और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए जो सही बात है, टास्क फोर्स बनती रहती हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे कमीशंस सिंस 1947 एजुकेशन के इश्यूज़ पे देख चुके हैं। तो जो नया सेटअप है, जो नए लोग हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो गर्द आलूद किताबों को और उन पॉलिसियों को एक दफ़ा ज़रूर देखें, और जिन जिन जगहों पर रियल टर्म्स में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है वो ये काम कर लें। इसलिए कि तालीम का एक शोबा ऐसा शोबा है कि जहाँ पर पैसे की क़िल्लत एक जगह, यानी जो बजटरी एलोकेशंस हैं, इंतहाई कम रहती हैं। फिर कहा जाता है कि जो तालीम पर ख़र्च होना चाहिए वो तालीम देने वालों पर, या वो लोग जो इस मशीनरी का हिस्सा है उनकी तनख्वाहों में ये सब कुछ चला जाता है। ये सारे मसले हैं। तो इन मसाइल पर आइंदा भी हम उम्मीद करेंगे मुख्तार साहब से कि वो हमारे साथ शामिल रहे इस गुफ्तगू में, ताकि ये जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं ना, जिन पे रोज़ाना बात नहीं होती, वो भी बातें आपके सामने ज़रूर लेकर आई जाएं। तो एक दफ़ा फिर अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।